नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एबीपी गंगा देख रहे हैं आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जाति भगवान ने नहीं बनाई, जाति पंडितों ने बनाई, जो गलत है। भगवान के लिए हम सभी एक हैं। हमारे समाज को बांटकर पहले देश में आक्रमण हुए, फिर बाहर से आए लोगों ने इसका फायदा उठाया। भागवत रविवार को मुंबई में संत रविदास जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर हम बटे नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारी ओर नजर उठाकर देखे, और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। जब समाज में अपनापन खत्म होता है तो स्वार्थ अपने आप बड़ा हो जाता है। दोष तर उघड उघड दिसत आहेत। आपल्याच लोकांना पशुप्रमाणे वागवतो, एकमेकांमध्ये भेद मानतो, स्वार्थापोटी आपल्या बांधवांना विकून टाकायला मागे पुढे पाहत नाही। इतका खाली हा तर मरायच्याच लायकीचा आहे। याची परंपरा मोडीत काढायच्या लायकीची असं आहे का? असं आहे की नाही हे पंडित लोक सांगू शकत नाही। तो वही संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जातीय व्यवस्था पंडितों ब्राह्मणों ने बनाई है। ये कहकर आरएसएस प्रमुख श्री भागवत ने इस धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को गाली देने वाले तथा कथित धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलाई खोल दी। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। यदि ये बयान मजबूरी का नहीं तो साहस दिखाते हुए केंद्र सरकार को कहकर रामचरितमानस से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच, अधम कहने तथा महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को प्रताड़ित, अपमानित करने वाली टिप्पणियों को हटवाएं और मात्र बयान देकर लीपापोती करने से बात बनने नहीं वाली है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। रामचरितमानस पर विवाद शांत होता नहीं नजर आ रहा है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद सपा विधायक पल्लवी पटेल ने बड़ा बयान दिया। कहा कि तुलसीदास रामायण के महज अनुवादक हैं। पल्लवी पटेल ने यह भी कहा कि रामायण के कई वॉल्यूम हैं और रामचरितमानस में तुलसी के निजी विचार। मैंने रामचरितमानस नहीं पढ़ी, ना मैं मानती हूँ। मैं साकार ब्रह्म और मूर्ति पूजन में विश्वास रखती हूँ। किसी एक पंक्ति को हटाने से बात नहीं बनेगी। शूद्र के प्रति ऐसे विचार को जड़ से मिटाना है। बड़े आंदोलन की जरूरत है। तो सपा विधायक पल्लवी पटेल का बयान सामने आया है। उन्होंने बोला है कि विचार को जड़ से मिटाना होगा, बड़े आंदोलन की जरूरत है। रामचरितमानस जो है वो जिन्होंने उसका अनुवाद किया है वाल्मीकि जी की रामायण का, उन्होंने उन सभी रामायणों से कुछ न कुछ अंश लेकर के अनुवाद करके और उसमें अपने भी विचार जोड़ते हुए रामचरितमानस को लिखा है। किसी पंक्ति को हटाना या किसी शब्द को हटाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वो शब्द लोगों के अंतर आत्मा में और दिमाग पे छपा हुआ है। तो अगर हमें हटाना है और विरोध करना है तो सबसे पहले अपने आंदोलन को इतना बड़ा करना है कि वो शब्द हमारे दिमाग से हटे, आत्मा से हटे। अखिलेश यादव ने रामचरितमानस विवाद के बीच एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें एक्सप्रेसवे पर भगवान राम की प्रतिमा ले जाता हुआ एक ट्रक है। अखिलेश मानस विवाद के बहाने एक तरह आंदोलन खड़ा करने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ खुद को रामायण और भगवान राम का भक्त बताने की भी बात कर रहे हैं। तो अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रभु राम का रथ सपा का पथ है, और इस सियासी ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने शायद ये जताने की कोशिश की कि ये एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की ये तस्वीरें हैं। तो आगरा में शूद्र सियासत और रामचरितमानस को लेकर पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि शूद्र होने पर कर्ण को कितना अपमान सहना पड़ा सब जानते हैं। अखिलेश के इस बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने भी करारा हमला किया। मानस संग्राम में खुला महाभारत का कर्ण चैप्टर। शूद्र सियासत में अखिलेश का कर्ण शास्त्र। गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस की चौपाइयों पर स्वामी की विवाद कथा का विस्तार अब ये वेद व्यास के महाभारत तक जा पहुंचा है।
आगरा पहुंचे अखिलेश यादव ने शूद्र सियासत के सवाल पर महाभारत के कर्ण चैप्टर को खोल दिया। सवालों की दिशा को भाजपा की ओर मोड़ दिया और पूछ लिया, कर्ण को शूद्र होने पर अपमान सहना पड़ा, क्या भाजपा वाले बताएंगे शूद्र क्या होता है? देखिए, रामचरितमानस से किसी को शिकायत नहीं है। भगवान श्री राम को हम मानते हैं। मैं आज भी, योगी जी शायद मुख्यमंत्री होकर के भजन नहीं सुन पाते होंगे क्योंकि वो व्यस्त हैं, मैं आज भी 1 घंटा भजन सुबह सुनता हूँ। देखिए, जो गलत है वो गलत है, इसीलिए मैंने कहा मुख्यमंत्री जी कम से कम बताएं मुझे, और प्रदेश और देश की जनता को बताएं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि शूद्र क्या है। अपने देश की 5000 साल से पहले की समस्या है, कोई एक दिन में समस्या समाधान नहीं होगा। अगर आप महाभारत पढ़ोगे, दानवीर कर्ण के सामने क्या क्या फेस किया था उसने। बीजेपी के लोग धर्म के मामले में बहुत एक्सपर्ट हैं, वो साइंटिस्ट हैं, रिलीजन के साइंटिस्ट हैं वो। दिलचस्प बात यह है कि रामचरितमानस विवाद शुरू होने के बाद अखिलेश यादव ये बताना नहीं भूलते कि उन्हें सनातन धर्म में कितना यकीन है, और ना ये कहना भूलते हैं कि वो रामचरितमानस के विरोध में नहीं हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से उपजे मानस संग्राम में अखिलेश यादव ने शूद्र सियासत की डोर को इतनी मजबूती से पकड़ रखा है कि सत्ता में काबिज भाजपा बेचैन हो उठी है। जो हमारी सनातन संस्कृति के खिलाफ जहर उगलेगा, वो जनता उसे डस्टबिन में फेंक देगी, और जनता जनार्दन जाग चुकी है। अगर अखिलेश जी करें कि हम शूद्र हैं तो अपने नाम के आगे पीछे जाति शब्द हटा दो। क्या किए हैं? अखिलेश सिंह यादव, मतलब क्षत्रियो हैं, यादव हैं। अब शूद्र हैं कि क्षत्रिय हैं, पहले तो तय कर लें, आधा आधा हैं। रामचरितमानस और क्षुद्र सियासत को लेकर सपा और भाजपा के बीच जुबानी जंग जारी है, तो सड़क पर प्रदर्शन हो रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी इलाके में दलित समाज के लोगों ने अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद के विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान तमाम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में पोस्टर हाथ में लिए नजर आए, जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य को फांसी देने की मांग उठाई गई। उधर कानपुर के घंटाघर चौराहे पर संत समाज ने स्वामी प्रसाद के विरोध में प्रदर्शन किया। स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग उठाई। आरोप है कि स्वामी प्रसाद मौर्य विदेशी ताकतों की इशारों पर सनातन को कमजोर करने में जुटे हैं। हिंदुओं को आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। हम सभी लोग आज उन्हीं के विरुद्ध, आज हजारों और सैकड़ों की संख्या में विभिन्न हिंदू संगठनों ने एक साथ एकत्र आकर के स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया है और अखिलेश जी को पत्र लिखा है कि इस धूर्त नेता को पार्टी से बाहर करो। सीधे लफ्जों में कहें तो धर्म की धुरी पर सड़क से सियासत के गलियारों तक हंगामा बरपा है। सपा हो या फिर भाजपा, दोनों ओर से बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं, जिस पर बहुजन समाज पार्टी सपा और भाजपा में मिलीभगत के आरोप लगा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही पिच पर खेलते हैं और पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साबित भी कर दिया है। समाजवादी पार्टी के बस का नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर ले, लेकिन दोनों एक ही पिच के ऊपर खेलने का काम करते हैं। कुल मिलाकर कहें, जैसे जैसे मौसम में गर्मी बढ़ रही है, लोकसभा चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, सियासत में तपिश बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे। सवर्ण नेताओं को सपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह न देने के बाद पार्टी के अंदर ही उठ रही है नाराजगी, और उसी के बीच सपा ने फिर से संशोधित करने रविवार को कार्यकारिणी की नई लिस्ट जारी की। तो सपा ने तीसरी बार जारी की है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सवर्णों को इस बार जगह मिली है। संशोधित लिस्ट में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह का नाम भी शामिल है और विनय तिवारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। आपको बता दें कि राम गोविंद चौधरी को सदस्य से बनाया गया है राष्ट्रीय सचिव, और अभिषेक मिश्रा को भी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। तो लखनऊ में कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास हुए। बोर्ड की बैठक में साफ साफ कहा गया कि देश में नफरत फैलाई जा रही है, जो कि ठीक बिल्कुल भी नहीं है।
तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी की बोर्ड की बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए। बैठक में बुलडोजर कार्रवाई की भी कड़ी निंदा की गई। आपको बता दें कि कानून पर अमल किए गए बिना बुलडोजर की कार्रवाई की निंदा की गई है। बोर्ड ने कोर्ट से भी हस्तक्षेप की मांग की है। अल्पसंख्यकों पर भी जुल्म पर ध्यान दे कोर्ट, इसकी भी मांग की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना बहुत जरूरी है। मुसलमान बोर्ड के बनाए निकाहनामे पर भी प्रयोग करें। तो ये कई प्रस्ताव थे जो कि कल पास हुए। इस पूरी बैठक में बुलडोजर कार्रवाई की निंदा की गई है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट भी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे, उसके बिना बुलडोजर कार्रवाई ना हो। सिविल कोड पर मुस्लिम पंचायत, पर्सनल बोर्ड का अफरा तफरी संदेश। किसी भी किस्म का ऐसा कानून जो उनको उनके मज़हब की आज़ादी में रुकावट पैदा करेगा, अपनी तहजीबी और सकाफती आज़ादी में रुकावट पैदा करेगा, वो नुकसानदेह होगा। कॉमन सिविल कोड पर बहस और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच लखनऊ के नवदा कॉलेज में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई, जिसका संदेश साफ है कि कॉमन सिविल कोड देश के लिए ठीक नहीं है। ये भी बात हुई है कि कॉमन सिविल कोड पर हम हुकूमत के साथ नुमाइंदगी करेंगे, अपनी बात बताएंगे, जो मुल्क की हालात को हम समझते हैं वो उसके सामने पर्सनल लॉ बोर्ड रखेगा, और लोगों के साथ भी बात करेंगे ताकि इस पर एक राय हमवार हो सके और किसी भी ऐसे कदम से हम लोग हुकूमत को रोक सके कि भाई जो मुल्क के लिए और समाज के लिए मुनासिब नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कॉमन सिविल कोड का मुस्लिम संगठनों की ओर से विरोध हुआ हो, लेकिन कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक राजनीति के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि मीटिंग में सिर्फ AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी हिस्सा लिया, जिन्होंने बैठक से पहले ही बाल विवाह को लेकर असम की भाजपा सरकार के रुख पर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ लफ्जों में कहा कि असम की भाजपा सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। आपने कितने स्कूल खोले वो बताइए। तीसरा ये है कि जब आप इन पर एक्शन ले रहे हैं तो जिन लड़कियों का विवाह हो गया, निकाह हो गया या शादी हो गई जिस किसी धर्म के मुताबिक, उन लड़कियों का क्या होगा। और ये जो आसाम में बीजेपी की सरकार है वो मुसलमानों के खिलाफ है, बायस्ड है। असम सरकार बाल विवाह के खिलाफ अभियान चला रही है। अब तक 2211 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिस पर AIMPLB का तर्क मुस्लिम पर्सनल लॉ में 15 साल के बाद शादी हो सकती है। माना जा रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को डर है, अगर कॉमन सिविल कोड लागू होता है तो पर्सनल बोर्ड के तहत मिलने वाले अधिकार भी खत्म हो जाएंगे, जिसे लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रणनीति बनाने में जुट गया है। अगर हमने कॉमन सिविल कोड के निफाज के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की तो हमारा जो समाजी ढांचा है, हमारा जो समाजी खाका है इस मुल्क का सदियों पुराना, मुख्तलिफ तहजीबों और मुख्तलिफ मज़ाहिब का, उसको नुकसान पहुँचने का खतरा रहता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक लखनऊ में हुई, जिसके पीछे देश के अलग अलग राज्यों, खासकर भाजपा शासित उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों में सिविल कोड के लिए ड्राफ्ट समिति का गठन मुख्य वजह माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आज आगरा और मथुरा दौरे पर रहेंगे। दिल्ली से मुख्यमंत्री पहले मथुरा जाएंगे, जहां वो JLA यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। सीएम योगी छात्रों से बातचीत करेंगे और 22 गोल्ड मेडल और 22 सिल्वर मेडल धारक छात्र और छात्राओं को सम्मानित करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद सीएम आगरा पहुंचेंगे और मेट्रो टनल के कार्य का भी शुभारंभ करेंगे। तो सीएम योगी का मथुरा और आगरा का दौरा है, जहां पर आगरा में मेट्रो टनल का वो शुभारंभ करेंगे। साथ ही मथुरा में दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे, जहां पर छात्र और छात्रों को गोल्ड और सिल्वर मेडल से नवाजेंगे। संसद से लेकर सड़कों तक कांग्रेस अडानी समूह में LIC और SBI निवेश के बहाने सरकार को घेरने में जुटी हुई है। और आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधिकारी मुख्यालय पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। इधर उत्तराखंड में LIC और SBI कार्यालयों के सामने कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है।
और चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए गाजीपुर के चर्चित उसरी चट्टी कांड को लेकर दाखिल की गई याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है और इस चर्चित हत्याकांड में 22 साल बाद मुख्तार अंसारी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। मुख्तार अंसारी के साथ नामजद किए गए आरोपियों की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मुख्तार अंसारी ने 22 साल पहले इस पूरे घटनाक्रम में माफिया ब्रजेश सिंह के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। और अगली खबर आगरा से है, जहां पर 32 बांग्लादेशियों को पुलिस और आईबी ने गिरफ्तार किया है। अवैध तरीके से आगरा में रह रहे थे ये सभी बांग्लादेशी। आपको बताते हैं पूछताछ में किसी के पास भी कागजात नहीं मिले हैं। विदेशी नागरिक बिना जरूरी कागजात के कैसे आगरा पहुंचे, सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। सभी ने भारत में आधार कार्ड भी बनवा लिए हैं। अवैध बांग्लादेशी लंबे समय से यहाँ पर आगरा में बसे हुए थे। सिकंदरा पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया है। 32 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। और फिरोजाबाद महोत्सव में पटरी से उतरा झूला, ट्रेन वाला झूला पटरी से उतर गया और कई लोग इस झूले के उतरने से घायल हो गए। झूले में सवार कई लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। तो ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिरोजाबाद महोत्सव में एक झूला पटरी से उतर गया। ट्रेन वाला झूला था ये जो कि पटरी से उतरा, जिसके चलते कई लोग घायल हो गए हैं। कई लोगों को हालांकि मामूली चोटें आई। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले पर्यटन विभाग ने तैयारियों का अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और इस बार भी चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण की व्यवस्था अनिवार्य होगी। तो विभाग द्वारा पंजीकरण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सॉफ्टवेयर को अपडेट भी किया जा रहा है ताकि इस बार यात्रियों को रजिस्ट्रेशन कराने में कोई भी दिक्कत सामने न आए। और इसके साथ ही यात्रा की व्यवस्था के लिए भी अलग अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। उधर यात्रा से पहले जोशीमठ के प्रभावित लोगों को विस्थापन करने की भी योजना बनाई जा रही है, लेकिन सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। औली में विंटर गेम्स की तैयारियां शुरू हो गई हैं। खिलाड़ियों ने बर्फीली ढलानों पर प्रैक्टिस शुरू कर दी है, मगर खिलाड़ियों की चिंता इस बात को लेकर है कि कहीं गेम्स होने तक ये बर्फ पिघल ना जाए। औली में विंटर गेम्स को हरी झंडी मिलते ही खिलाड़ियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 23 फरवरी से विंटर गेम्स का आयोजन होना है, लिहाजा खिलाड़ी बर्फीली ढलानों पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगामी 23 फरवरी से औली में स्कीइंग चैंपियनशिप का आगाज होने जा रहा है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो स्लोप है जहां स्कीइंग की प्रतियोगिताएं संपन्न होंगी और इसकी तैयारियों को लेकर लगातार यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं। मगर परेशानी इस बात को लेकर है कि स्कीइंग के स्लोप पर बर्फ पिघलने लगी है। ऐसे में अगर और बर्फ नहीं गिरी तो यहाँ गेम्स करवाने में मुश्किल हो सकती है। यहाँ पे बर्फ बन नहीं रहा और अभी इस वेदर को देखते हैं तो यहाँ पे बर्फ है नहीं और पूरी स्लोप वैसे ही खराब हो चुकी है। तो हम पे एक तो यहाँ पे इक्विपमेंट होते नहीं है अपनी प्रैक्टिस के लिए, बाकी हम लोग अब जैसे तैसे करके भी जो भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं खेलो इंडिया के लिए गुलमर्ग। तो गुलमर्ग जाने के लिए हम पे कुछ फंड है नहीं जिससे हम लोग बिल्कुल वैसे। खिलाड़ियों की चिंता इस बात को लेकर है कि इतनी कम बर्फ में विंटर गेम्स कैसे होंगे। अभी प्रैक्टिस करने से ही बर्फ के स्लोप पिघलने लगे हैं। 2011 में यहाँ इंटरनेशनल गेम हुए थे, जो इतनी मशीन आई थी 620 करोड़ की मशीन आई थी यहाँ जो बर्फ बनाने की, वो मुश्किल से 1 साल काम हुई होगी। उसके बाद से वो मशीनों का कोई काम ही नहीं हुआ। वो मशीन सारी ऐसी की ऐसी पड़ी है। बाकी हमारे यहाँ के इतने यंग प्लेयर हैं, नए प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं। जब हमारे यहाँ स्लोप में बर्फ़ ही नहीं है तो हम कहाँ से सीखेंगे। और बाकी इस बार जो हमारे गेम्स हो रहे हैं हमारे गुलमर्ग में, तो उसके लिए भी थोड़ा फंड की हमें बहुत ज़रूरत पड़ रही है। नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि औली में जरूरी सुविधाओं की कमी है। इन अधूरी तैयारियों में भला विंटर गेम्स का आयोजन कैसे होगा। सबका है कि हम यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देंगे और यहाँ पे खेल करेंगे। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप खेल कहाँ करोगे। आप देखो यहाँ मिट्टी निकलने लग गई। अगर कुदरत मेहरबान नहीं रही, अगर बर्फ़ नहीं आएगी तो अभी तक तो मैं ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जानता नहीं हो कि जो मिट्टी में चलेगी स्कीइंग का। तो आपका जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर 620 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है। इतना बड़ा आपने सिस्टम लगाया, बर्फ़ बनाने की जो मशीन लगाई वो काम नहीं कर रही है। और पिछले बार भी लगातार
4 नेशनल गेम यहाँ पे कैंसिल हुए और 5वां अभी लाइन में खड़ा है। जोशीमठ आपदा की वजह से इस बार विंटर गेम्स के आयोजन में देरी हुई है। गेम्स कराने को हरी झंडी तो मिल गई है, मगर आधी अधूरी तैयारियों में आयोजन कामयाब हो पाएगा, इस पर संशय है। औली में अभी लगातार जो बर्फ है वो पिघल रही है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद एक बार फिर औली में बर्फबारी हो सकती है। लेकिन अगर कुदरत ने साथ नहीं दिया तो कहीं न कहीं ये तिथियां भी टाली जा सकती हैं। लक्ष्मण सिंह राणा, एबीपी गंगा, औली। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।